Audio Jungle. नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं पंकज चक जीएस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक पढ़ाऊंगा, जिसमें राज्य के नीति निषेध तत्व आते हैं। इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाए थे। राष्ट्रपति को एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था। आज ऐसी एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं, जिसके माध्यम से आपको राज्य के नीति निषेध तत्व आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में आते हैं। इसको आप तीन भागों में बांट सकते हो याद करने के लिए। आर्टिकल 36 से अनुच्छेद 37, इसको दो अनुच्छेद को याद करेंगे। अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 43 तक याद करेंगे, और अनुच्छेद 44 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आप याद करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई। क्या दी है? अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी है। अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है कि जो अनुच्छेद 12 में लिखा है वही अनुच्छेद 36 में दिया राज्य शब्द की परिभाषा। यहां से आपको दो चीजें दी जाएंगी। अगर ऑप्शन में आया है कि राज्य शब्द की परिभाषा किस में वर्णित है, ऑप्शन आया आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, तो इसमें से कौन सा सही लगाएंगे? अरे मैं ये कह रहा हूँ राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है। अगर ऑप्शन आया आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे? आर्टिकल 12 लगाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि आर्टिकल 36 में ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 12 में लिखा है वही आर्टिकल 36 में वर्णित करता है। इस वजह से अगर ऑप्शन में ये आया है आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, ए और बी दोनों, और 38, तो क्या लगाएंगे? ए और बी दोनों। अगर ए ऑप्शन आता है तो दोनों लगाएंगे, क्योंकि दोनों अनुच्छेद में ही राज्य शब्द की परिभाषा का वर्णन किया गया है। लेकिन आर्टिकल 36 में ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 12 में वर्णित है वही आर्टिकल 36 में वर्णित किया गया है। इसके बाद आपका था अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निषेध तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं राज्य के नीति निषेध तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। यानी जो भी काम सरकार आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 के बीच में करेगा उसे हम न्यायालय नहीं ले जा सकते। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 37 में लिखा है। यानी अनुच्छेद 37 में लिखा है कि राज्य के निजी तत्वों को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो दो अनुच्छेद को आप ऐसे याद करेंगे। आर्टिकल 36 राज्य शब्द की परिभाषा, आर्टिकल 37 राज्य के नीति तत्वों को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये आए, आपका प्रश्न ये आए कि बताओ राज्य शब्द की परिभाषा किस में वर्णित है, 12, 36, 37, 38, तो 12 लगाएंगे। अगर ये आ जाए कि राज्य शब्द की परिभाषा किस में वर्णित है, तो ऑप्शन आ जाएगा 12, 36, ये भी दोनों, और 38, तो ये भी दोनों लगाएंगे। इन दोनों में ये आपको देखना होगा। अब देखिए, आर्टिकल 38 से लेकर के आर्टिकल 43 तक एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। ट्रिक आपकी लिखी हुई है, देखो। ट्रिक है वी एलडीसी पीएससी वीपी वीप प्रेग्नेंट मिनिमम वेट।
मिनिमम वेज। यानी वी माने हम एलडीसी क्लर्क प्राइमरी हेल्थ सेंटर गए, जहां पर बीपी सिंह रो रहे थे। बीपी सिंह क्या कर रहे थे, बीप कर रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि उनकी वाइफ क्या थी, प्रेग्नेंट थी, और उनके पास क्या था, मिनिमम वेज यानी कम से कम वेतन नहीं था। हम कह सकते हैं, इसको याद करेंगे आर्टिकल 38 के तौर पर। ये 6 हुआ आपके आर्टिकल 39 में, बीपी आपके आर्टिकल 40 में, बीप 41 में, प्रसूति सहायता 42 में, और मिनिमम वेज कम से कम 43 में। वीएलडीसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बीपी सिंह बीप कर रहे थे, क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनके पास मिनिमम वेज नहीं था, यानी कम से कम पैसा नहीं था कि अपनी वाइफ की डिलीवरी करा लें। तो हम याद करेंगे वी को हम याद करेंगे वीई, यानी वेलफेयर। कैसे याद करेंगे इसे, वेलफेयर, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आर्टिकल 38 में दिया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी कौन, राज्य सरकार। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी, 3 तरीके से होगी। एक तो सामाजिक तौर पर, कैसे होगी, सामाजिक तौर पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना कैसे करेगी राज्य सरकार, लोक कल्याण राज्य स्थापना आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर करेगी। ई माने दिया है इनइक्वालिटी, क्या दिया है, इनइक्वालिटी। इसका मतलब होता है असमानता, असमानता, यानी सरकार क्या करेगी, असमानता को दूर करेगी। क्या करेगी, असमानता को दूर करेगी, यानी किसी भी व्यक्ति के मध्य में असमानता क्या करेगी, दूर करेगी और समानता लाने का प्रयास करेगी। ये आपका आर्टिकल 38 हो गया। वेलफेयर वन होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी सरकार, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर आपके राज्य की स्थापना करेगी। ई माने इनइक्वालिटी, यानी असमानता, असमानता को क्या करेगी सरकार, दूर करेगी, यानी सभी नागरिकों के बीच में समानता लाने का प्रयास करेगी। अब देखिए आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 देखिए, एल डी सी पी एच सी। देखो इसका मतलब होता है लाइवलीहुड। क्या होता है, लाइवलीहुड, यानी जीविका चलाने के साधन, जीविका चलाने के साधन। यानी सरकार आर्टिकल 39 के तहत प्रत्येक नागरिकों को जीविका चलाने के साधन उपलब्ध कराएगी। डी वन होता है डी सेंट्रलाइजेशन। क्या होता है, डी वन, डी सेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीयकरण, यानी सरकार अपने राज्य में कभी भी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा नहीं देगी, यानी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देगी, यानी सरकार अपने राज्य में क्या करेगी, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देगी, यानी अपने जितने भी कारखाने हैं वो एक राज्य में स्थापित ना कर करके पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में स्थापित करेगी। सी मान होता है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण मतलब होता है कि सरकार कभी भी अपनी संपत्ति का केंद्रीकरण यानी एक जगह इकट्ठा नहीं करेगी, विभिन्न विभिन्न भागों में बांटेगी। ना ही किसी व्यक्ति को स्पेशली केवल पूरे भारत में एक लोगों को ठेका दे दे कि तुम ही पुल बनाओ और तुम ही कंपनी बनाओ, तुम ही पेट्रोल पंप खोलो, ऐसा नहीं करेगी सरकार। प्रत्येक नागरिकों को या प्रत्येक बिजनेसमैन को बराबर बराबर हक देगी। पी मान होता है पे, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन।
आर्टिकल 39 में ही लिखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अगर उनका कार्य समान है, अगर महिला एक एसआई है, पुरुष एक एसआई है, तो उन्हें एसआई की तनख्वाह मिलेगी, यानी समान कार्य कर रहा होगा तो उसे समान वेतन दिया जाएगा। हेल्थ, एच मतलब होता है हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, यानी सरकार किसका ख्याल रखेगी? नागरिकों का, स्वास्थ्य का। सी माने होता है चिल्ड्रन, यानी स्पेशली किसका ख्याल रखेगी? स्वास्थ्य के बच्चों का। किसका ख्याल रखेगी? बच्चों का। यानी सरकार आर्टिकल 39 के तहत ही बच्चों के स्वास्थ्य का स्पेशली ख्याल रखा जाएगा। और इसी के अंतर्गत ही सरकार क्या करती है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कर सकती है। तो आपको समझ में आया आर्टिकल 39। एल मतलब होता है लाइवलीहुड, जीविका चलाने के साधन। सरकार प्रत्येक नागरिकों को जीविका चलाने के साधन उपलब्ध कराएगी। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, यानी सरकार अपनी संपत्ति को विकेंद्रीकरण होता है चारों तरफ फैलाएगी। किसी एक प्रॉपर राज्य में कंपनी का, हम कहते हैं कि बिहार में कंपनी लगा दें या हरियाणा राज्य नहीं, प्रत्येक राज्य में सेल, वेल, डेल, गेल, ये प्रत्येक राज्य में खोली जाएंगी। सी मानो सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण, ये सरकार अपनी संपत्ति का कभी भी केंद्रीकरण यानी एक जगह इकट्ठा नहीं करेगी। पे मान होता है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी अगर कार्य समान है तो उनका वेतन भी समान होगा। एच मान हेल्थ, सरकार अपने नागरिकों की हेल्थ की, स्वास्थ्य की व्यवस्था रखेगी। और सी मान चिल्ड्रन, और स्पेशली बच्चों की स्वास्थ्य की क्या रखेगी? चिंता करेगी या व्यवस्था करेगी। तो समझ में आया। और एक आर्टिकल 39 के काम में भी दिया है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, यानी एक हम कह सकते हैं 39वें का काम। आप यहाँ पर देख सकते हो 39वें का क्या दिया है? निःशुल्क विधिक सहायता। क्या दिया है? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। आपका ये भी क्या दिया? 39 के काम है। इसे 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आया आर्टिकल 39 के किस तरीके से हम याद करेंगे और क्या क्या दिया हुआ है आर्टिकल 39 के तहत। तो एक दिया 39 के काम है निःशुल्क विधिक सहायता, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इस 42वें संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान। क्या कहते हैं इसे? मिनी संविधान, मिनी संविधान कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? हम मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। वीपी, वीपी क्या कर रहे थे? वीपी आपके वीप कर रहे थे। तो वी मतलब होता है विलेज, वी मान क्या होता है? विलेज, और पी मान होता है पंचायत। क्या होता है? पंचायत, विलेज पंचायत, यानी हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं इसे हम? ग्राम पंचायत। तो आर्टिकल 40 में क्या दिया आपका? ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 में क्या दिया आपके? ग्राम पंचायत, वीपी ग्राम पंचायत। इसके बाद आपका आता है वीप, वीप क्या आता है? वीप, और वीप को लिखेंगे VEEP। तो देखिए W का मतलब यहां होता है वर्क। क्या होता है? वर्क, WORK, वर्क, यानी सरकार प्रत्येक नागरिकों को या जिनको काम ना मिल रहा हो उन्हें काम दिलाने का कार्य करेगी, यानी काम ना मिलने की दशा में काम देना। इसका मतलब क्या होता है? काम ना मिलने की दशा में, काम ना मिलने की दशा में काम देना, काम ना मिलने की दशा में काम मिल देना, दशा में काम देना। यानी सरकार जब आपको काम देगी जब आपको कहीं पर भी काम ना मिल रहा हो। जैसे लॉकडाउन में किसी के लिए काम नहीं मिल रहा था तो सरकार ने मनरेगा के तहत बहुत लोगों को क्या दिया था? काम दिया था। और इसमें सबसे अव्वल रहा था हमारा उत्तर प्रदेश, आपका अपना उत्तर प्रदेश। इसके बाद आता है आपको एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा। सरकार आपको नागरिकों को जिसे शिक्षा नहीं मिल रही हो उसके लिए क्या करेगी? शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और पी मान होता है पब्लिक असिस्टेंस। क्या होता है? पब्लिक असिस्टेंस,
यानी लोक सहायता क्या देगी सरकार? लोक सहायता। यानी सरकार उन नागरिकों को लोक सहायता प्रदान करेगी जो अपने, हम कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे विकलांग है, बुजुर्ग है, विधवा है, तो उनको पेंशन देने का काम कौन करती है? सरकार। किसके तहत? आर्टिकल तुम्हारे 41 के तहत। यानी पब्लिक असिस्टेंस मतलब होता है लोक सहायता प्रदान करना। क्या होता है? लोक सहायता प्रदान करना। और लोक सहायता किन्हें प्रदान करेगी? वृद्धों को वृद्धा पेंशन मिलती है, हमें पता है। विधवा पेंशन मिलती है विधवाओं को, महिलाओं को, ठीक है, और आपको मिलती है विकलांगों को। यानी लोक सहायता उन्हें प्रदान करेगी जो अपने शारीरिक तौर पर क्या होते हैं? सक्षम नहीं होते हैं। जैसे वृद्ध हो गए, विधवाएं महिला हो गई और विकलांग हो गए, तो इन्हें सरकार अपनी तरफ से लोक सहायता प्रदान करती है, चाहे वो किसी भी रूप में दे सकती है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 42। अनुच्छेद 42 में आपका दिया प्रेग्नेंट, यानी प्रसूति सहायता। प्रेग्नेंट मतलब होता है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में, यानी सरकार उन महिलाओं को सुविधा देगी जो कैसी हो? प्रेग्नेंट हो। क्योंकि कई कई राज्यों में तो अभी वर्तमान में तुम्हारे असम राज्य ने महिलाओं को क्या दिया है? 6 महीने के लिए। यानी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे 6 महीने के लिए वेतन तो पूरा मिलेगा जो सरकारी नौकरी कर्मचारी होगा, और उसे छुट्टी मिलेगी, पूरा पूरा वेतन मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही प्रेग्नेंट यानी प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 में ये लिखा है कि महिलाओं को क्या दी जाएगी? तुम्हारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके बाद आता है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज यानी आर्टिकल 43 में दिया है मिनिमम वेज, यानी कम से कम वेतन। क्या दिया है? कम से कम वेतन। कम से कम वेतन यानी सरकार अपने नागरिकों को कम से कम इतना वेतन तो देगी कि आर्टिकल 39 में दिया कि जीविका चलाने के साधन, कि उससे अपनी जीविका वो चला सके। तो मिनिमम वेज, कम से कम वेतन आर्टिकल 43 में, और प्रेग्नेंट यानी प्रसूति सहायता आपके आर्टिकल 42 में। बीप आपका था आर्टिकल 41 में, बीपी आपके 40 में, विलेज पंचायत। आर्टिकल 44 में आपका दिया अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में दिया है समान सिविल सहायता। क्या दिया है? समान सिविल सहायता। यानी अब इसे याद कैसे करेंगे? समान क्या है? समान, तो 4 बराबर 4, तो ये कैसे दोनों समान है, तो हम याद कर सकते हैं कि समान सिविल सहायता किसमें? आर्टिकल 44 में। अब आप कहोगे आप 55 भी तो होता है, हम 55 नहीं लेंगे क्योंकि हमारे राज्य के नीति निषेध तत्व आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में, तो आर्टिकल 36 और 51 के बीच में केवल एक ही समान आता है, वो है 44। तो समान सिविल संहिता आपके आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसे याद करने की ट्रिक यही है कि 4 और 4 के होते हैं आपके समान होते हैं, इसलिए ये केस हो गए आपके समान हो गए। और समान सिविल संहिता का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई पुरुष डॉक्टर है तो वहां पर वो पुरुष महिला भी एक डॉक्टर हो सकती है। कोई पुरुष अगर आपका पुलिस वाला है तो वहां पर महिला भी पुलिस वाली हो सकती है, ठीक है। कोई अगर कहते हैं कोई भी पुरुष आपका डीएम है तो महिला भी डीएम हो सकती है। तो समान संहिता मतलब होता है सभी धर्म में, सभी जात में, सभी लिंग में समान रूप से नियम कानून फॉलो किए जाएंगे। इसके बाद आपका था अनुच्छेद 45। जल्दी तो बोला अनुच्छेद 45 देखिए, अनुच्छेद 45 में आपका दिया हुआ है 0 से लेकर के 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा।
यानी हम कह सकते हैं आंगनवाड़ी आपके किस में खोला जाता है, आर्टिकल 45 में। अगर सरकार चाहे तो आंगनवाड़ी बंद कर सकती है, अगर बंद कर दिया तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या न्यायालय में कहीं पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अनुच्छेद 37 मैंने अभी बताया है कि राज्य के नीति निषेध तत्वों के खिलाफ आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। सरकार चाहे तो चला सकती है। और ये आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए इसे हम ऐसे याद करेंगे, 46 को 6 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 6। क्या कहते हैं? 6। और 6 मतलब क्या होता है? एससी और एसटी और दुर्बल वर्गों के लोगों के लिए, एससी एसटी और दुर्बल वर्ग के वर्गों के लोगों के लिए, एससी एसटी और दुर्बल वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना, शिक्षा का प्रबंध करना। दुर्बल वर्गों क्या तो ओबीसी आ जाती है, डब्ल्यूएस आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 46 को इंग्लिश 6 को इंग्लिश में, यानी 6 को अंग्रेजी में कहते हैं 6, और एस यहां से उठा लीजिए तो एस मतलब एसटी, एस मतलब एससी। तो दुर्बल वर्गों के लिए, एससी एसटी और दुर्बल वर्गों के लिए, लोगों के लिए शिक्षा का प्रावधान, यानी आर्टिकल 46 में एससी एसटी और दुर्बल वर्गों के लिए, लोगों के लिए शिक्षा का प्रावधान क्या करेगा? सरकार करेगी। अगर ना करेगी फिर भी कोई हम इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। और इसी के अंतर्गत 2009 में मायावती जी ने यूपी में आईएएस पीसीएस कोचिंग के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से एक संस्था चलाई है। आर्टिकल 47 देखिए, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47। और आर्टिकल 40 के तहत भी एक योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक स्कीम चलाई, अभ्युदय योजना। ये इसी के लिए, ये आर्टिकल 46 के अनुसार ही चलाई है। आर्टिकल 47 देखिए, 47 को हम कैसे याद करेंगे? 47 में 1947 में कौन आजाद हुआ था? भारत। जब भारत आजाद हुआ था तो क्या हुआ था? शराब लोग पी रहे थे। आजाद हुआ तो उसी में क्या कर रहे थे? लोग शराब पी रहे थे। तो सरकार ने क्या किया? शराब पर पाबंदी लगाई, ज्यादा पीने लगे लोग आजादी के चक्कर में। शराब पर पाबंदी या मादक पदार्थों पर पाबंदी, मादक पदार्थों पर पाबंदी लगाई। यानी सरकार चाहे तो शराब के ठेके बंद करा सकती है आर्टिकल 47 के खिलाफ। अगर शराब पर पाबंदी लग जाएगी तो फिर क्या होगा? हम कह देंगे स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। तो क्या होगा? स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, यानी हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छा होगा। भाई शराब पीना उन्हें बंद कर देंगे तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 47 में शराब पर प्रतिबंध या मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। ठीक है, और फिर क्या कहेंगे? हम कह देंगे स्वास्थ्य पर ध्यान देने, यानी स्वास्थ्य हमारा कैसा होगा? अच्छा होगा। तो 47 में हम आजाद हुए थे, आजादी खुशी हमने क्या पिया? शराब पी। तो सरकार ने क्या कर दिया? शराब पर पाबंदी लगा सकती है, मादक पदार्थों पर पाबंदी, नशीले पदार्थों पर पाबंदी लगा सकती है। जब ये दोनों पाबंद हो जाएंगे तो फिर हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छा होगा। तो अच्छा स्वास्थ्य किसमें? तुम्हारा आर्टिकल 47 में। और शराब पर पाबंद या प्रतिबंध या मादक पदार्थों पर प्रतिबंध किसमें? आपके आर्टिकल 47 में। इसके बाद देखिए आप, तो फिर दोबारा से देख लीजिए आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, यानी इसको याद करने का यही तरीका है कि समान मतलब बराबर। तो दोनों कैसे आपके बराबर, 4 बराबर है, इसलिए समान सिविल संहिता किसमें आएगा? आर्टिकल 44 में, यानी अनुच्छेद 44 में। 45 में 0 से 6 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा, यानी आंगनवाड़ी की व्यवस्था किसमें की? आर्टिकल 45 में। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा आर्टिकल 21 का मौलिक अधिकार 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, और आपके मौलिक कर्तव्य में भी आपके क्या जोड़ा था? 86वां संविधान संशोधन 2006, वहां पर भी शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा गया। यानी मौलिक अधिकार में ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य या पूरा भारत या प्रत्येक राज्य भारत के नागरिकों को मुफ्त में 6 से 14 शिक्षा देने का मौलिक अधिकार
देगा। आर्टिकल 45 में लिखा है कि राज्य 0 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों के लिए क्या देगा, आंगनबाड़ी की या बच्चों की व्यवस्था करेगा, पढ़ाने की व्यवस्था करेगा। और आर्टिकल तुम्हारे सॉरी मौलिक कर्तव्य, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य दिया गया है कि 86वां संविधान संशोधन 2 द्वारा उसमें लिखा है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आर्टिकल 46 में 6 को कहते हैं इंग्लिश में 6, और 6 में से एस उठा लीजिए, और एस मतलब होता है एससी एसटी और दुर्बल वर्गों के लोगों के शिक्षा का प्रावधान करना या प्रबंध करना। आर्टिकल 47 मतलब 1947 हम आजाद हुए, आजादी में हमने शराब पी तो सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया, मादक पदार्थ पिए तो मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया। इस कारण से हमारा स्वास्थ्य कैसा हुआ, अच्छा हुआ। तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना किसमें होती है, आर्टिकल 47 में। अनुच्छेद 48 में देखिए, अनुच्छेद 48 दिया दुधारू पशुओं पर रोक, दुधारू पशुओं के अनुच्छेद 48 में दिया दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। और इसी अनुच्छेद के तहत योगी आदित्यनाथ से गाय के हत्या पर रोक लगाई है, अनुच्छेद 48 के तहत। तो अनुच्छेद 48 में दिया दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। 48 के काम में आपका दिया है वन एवं हम कह सकते पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, ये भी आपके 48 का किसमें जो होता है 42 में संविधान में 1976। 48 में आपका दिया दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, और 48 के काम में आपका दिया पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में आपका दिया है अनुच्छेद आपके 49 में दिया हुआ है ऐतिहासिक इमारतों, ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख। अनुच्छेद 49 में आपका दिया है ऐतिहासिक इमारतों की देख रेख। फिर आपका दिया अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में दिया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना या भिन्न होना। तो इसे कैसे याद करेंगे, 50-50, यानी कार्यपालिका 50% और 50% न्यायपालिका, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना 50-50 हो जाता है। अनुच्छेद 51 लास्ट है, अनुच्छेद 51 दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। देखिए अनुच्छेद 48 में आपका दिया है दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, 48 के काम में दिया है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, 49 में दिया है ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख, अनुच्छेद 50 में दिया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, और 51 में आपका दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो हमने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कुछ अनुच्छेदों को याद किया और कुछ अनुच्छेदों को हमने स्पेशली पढ़ करके याद करने की कोशिश की। तो हम एक बार और देख लेते हैं कैसे याद कर सकते हैं इसे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी क्लास से विदा करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।